नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी। आज फिर से समाचार जरा हटके। जैसे मैंने कई बार कहा है, समाचार जरा हटके यानी जो रोज़ बरोज के समाचार हम टीवी में या तो रेडियो में या तो अखबारों में पढ़ते हैं, ऐसे समाचार नहीं, थोड़े से अलग समाचार मैं लेता हूँ। जैसे पहला समाचार मैं आज ले रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। शायद आपने इसके पहले भी देखा होगा कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैंने पूरा 15 मिनट तक का विषय आपके सामने रखा था, लेकिन आज एक ही म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ और वो है HDFC का बैलेंस्ड एडवांस फंड, BAF ऐसा शॉर्ट फॉर्म में उसे कहा जाता है। इसको मैंने सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी हम सब लोगों ने मिलकर इस फंड में, म्यूचुअल फंड में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट ये HDFC कहाँ इन्वेस्ट करती है, तो वो जो एसेट बनती है दैट एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो कुल मिलकर HDFC के पास यह बैलेंस्ड एडवांस फंड, इसके पास 1 ट्रिलियन यानी 1,00,000 करोड़ की संपत्ति, एसेट अंडर मैनेजमेंट इस HDFC के पास है। जब से ये HDFC का बैलेंस एडवांस फंड शुरू हुआ है, उसके शुरू से सिंस इंसेप्शन ऑन एवरेज 18% का रिटर्न देता है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हम इसलिए पैसा रोकते हैं क्योंकि अगर हमने फिक्स डिपॉजिट में डाला 7, 7.5%, कहीं कोऑपरेटिव बैंक में डाला तो 8%, इस प्रकार का रिटर्न हमें मिलता है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड जैसे HDFC के मैं बात कर रहा हूँ तो ऑन एन एवरेज 18% का इसका रिटर्न रहा है। सोचिए, अगर हमने 3 साल के लिए अगर ये पैसे रोके तो कम से कम 23% का रिटर्न आता है। अगर हम 5 साल तक ये पैसा रोक के रखते हैं बैलेंस एडवांस फंड में, BAF में, HDFC के, तो कम से कम 26% का रिटर्न हमें मिलता है। यानी इस प्रकार से ये अच्छा है। इसके पहले भी मैंने कहा था कि ICICI प्रूडेंशियल भी ऐसा है। मुझे किसी म्यूचुअल फंड की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है, लेकिन हम सब लोग जब पैसा रोकते हैं तो सोचते यही है कि भाई हमें मिला क्या, नहीं तो फिर फिक्स डिपॉजिट में क्यों ना डाल दें। तो यह नहीं इसलिए म्यूचुअल फंड सही है, इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट भी टीवी पर आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद आप जानते होंगे कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह जी है, वो कितने समय से पहले से कह रहे हैं कि भाई इस देश में नक्सलवाद नहीं होगा। आप लोगों ने शायद ये नाम भी सुना होगा, नक्सलबाड़ी। ये नक्सल का टोटल एरिया जो था ना, वो 11 स्टेट्स में भारत के नक्सलवाद था, 11 स्टेट में। ये जो जंगल है ना, जिन जंगलों में ये नक्सलिस्ट रहते, जिनको अगर हम ऐसा कहें कि भाई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, यानी ये माओवादी है, हिंसा करते हैं, जितना हमें मिलता है बाकी लोगों को भी इतना ही मिलना चाहिए, समानता चाहिए आय में, ऐसा मानने वाले ये लोग हैं। तो यह जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर, सोचिए ना, मैं किलोमीटर कह रहा हूँ और स्क्वायर किलोमीटर कह रहा हूँ, यानी अगर हम ऐसा सोचे कि भाई गुजरात में से कच्छ को निकाल दो, सौराष्ट्र को निकाल दो, जो बाकी का जो हिस्सा है भूभाग, अगर ऐसा हम डायरेक्टली कहें कि भाई गोवा, तो गोवा का जितना भूभाग है उतना भूभाग यानी 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह यह नक्सलवाड़ी वालों के लिए था। इसका रेड कॉरिडोर भी कहा जाता था कि जिस रेड कॉरिडोर में उड़ीसा आता है, बिहार आता है, MP आता है, छत्तीसगढ़ आता है, आंध्र भी आता है। तो यह सारे राज्यों के जिले, 11 स्टेट के कई जिले इसमें
संकलित थे और इसमें ये नक्सलवाद चलता था, हिंसा होती थी, इनके पास हथियार भी आते हैं। लेकिन हमारे जो गृह मंत्री है उन्होंने कहा था कि भाई 30 मार्च 2026 यानी अब 1 साल भी नहीं बचा है। लेकिन देखिए फ्रूट्स तो मिले हैं। कई बड़े बड़े जो नेता नक्सलाइट्स थे ऊंचे, उन सबको मार गिराया गया। कुछ दूसरे लोग उनके सबऑर्डिनेट से वो भी मार दिए गए। और सबसे अच्छा क्या हुआ, उन्होंने अपने आप सरेंडर कर दिया कि भाई हम मेन स्ट्रीम में आना चाहते, मुख्य धारा में आना चाहते, यानी हम यह नक्सलवाद छोड़ना चाहते, हिंसा छोड़ना चाहते, ये हमारे हथियार हमने सरेंडर कर दिए। इस प्रकार से यह हुआ है। करीब 126 क्षेत्र थे 2014 तक, वो 2018 तक घटकर 90 क्षेत्र हो गए। उसके बाद में 2021 में 70 क्षेत्र हो और 38 क्षेत्र थे इनके अप्रैल 2024 तक। लेकिन आज की स्थिति क्या है, ये सिर्फ 3 जिलों में बचे हैं। सब मिलाकर 3 जिलों में बचे हैं। यानी हमारे होम मिनिस्टर शायद यशस्वी होंगे, हम कामना करते हैं कि वो यशस्वी ही हो और 31 मार्च 2026 को इस देश में से हम निकाल भगाएंगे नक्सलवाद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो शायद हर एक जिसका भी बैंक खाता है, अगर मैं ऐसा कहूँ कि जननिधि खाते जो है वो तो कितने करोड़ों में हो गए हैं जननिधि खाते, क्योंकि उनका जो भी लाभ सरकार के द्वारा दिया जाता है वह सारा लाभ उनको उसी खाते में मिलता है। यानी बीच में कोई बिचौला कोई नहीं है, सीधा डायरेक्ट उनके खाते में चला जाता है। इसलिए बैंक खाता है ऐसे करोड़ों लोगों के हैं। लेकिन आरबीआई ने अभी कहा है कि भाई कम से कम उन्होंने मुदत दी है कि 1 जनवरी 2026 यानी आने वाले 6-7 महीने में सारी बैंकों को इसको पूरा करना है। वो है केवाईसी। यह केवाईसी के लिए हर एक परेशान रहता है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, यानी बैंक को पता होना चाहिए कि भाई मेरा खाता धारक जो है वो कौन है। तो यह केवाईसी करने के लिए आरबीआई ने उनको मार्गदर्शिका दी है और उस मार्गदर्शिका के तहत उन्हें पूरा करना है 1 जनवरी 2026 तक। लेकिन करना क्या है, यानी क्या, वो मार्गदर्शिका क्या है? देखिए, आपको और मेरे लिए आरबीआई ने कोई मार्गदर्शिका नहीं दी है। एडवाइजरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैंकों को दी है और बैंकों को कहा है कि भाई केवाईसी की मुद्दत पूरे होने से पहले आप 3 कम से कम कम्युनिकेशन करेंगे, 3 नोटिस उनको देंगे। पहला जो नोटिस होगा, पहला या दूसरा या तीसरा, लेकिन कम से कम 1 नोटिस रिटर्न लेटर के फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में जाना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, एडवांस यानी मुदत अभी पूरी हुई नहीं है, उसके पूर्व ही इन्हें ये पूरा करना होगा। एक दूसरा क्या है कि भाई आप इसे ईमेल दे सकते हो, एसएमएस दे सकते हो और बैंक का एप्लीकेशन ऐप जो है उसके द्वारा भी आप उसको बता सकते हैं कि भाई आपकी मुदत इस तारीख को पूरी होनी जा रही है। उसके पहले आपको केवाईसी करना है बैंक में आकर के। हमें मालूम है केवाईसी में क्या करना है। अगर पान कार्ड है, आधार कार्ड है, तो ऐसे कुछ प्रूफ्स, एविडेंसेस हमें लेकर देना है कि भाई हाँ मैं वही आदमी हूँ। मान लीजिए कि यह मुदत हो गई पूरी और फिर भी किसी अकाउंट धारक ने, खाता धारक ने नहीं केवाईसी कराया, तो उसके बाद भी और 3 कम्युनिकेशंस, 3 नोटिस यह खाता धारक को देना है। फिर से एक लेटर, या तो दूसरे 2 जो है वो एसएमएस है, ईमेल है या ऐप के द्वारा भी देना है। तो इसकी वजह से केवाईसी हो जाना चाहिए। अगर ये मुदत पूरी होने के बाद आपने सारे कम्युनिकेशन किए, उसमें आपको बताना है
खाता धारक को कि अगर आपने इसे कॉम्प्लाई नहीं किया, यह आपने पूरा नहीं किया तो उसके परिणाम क्या होंगे। हमें मालूम है, एक तो खाता बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, या तो रोक दिया जाए खाते को, यानी ऐसी कुछ वो कर सकते। लेकिन देखिए, इसमें वो बैंकों को और एक बात कही गई है कि भाई जो देहातों में है, विलेजेस में है, उन लोगों को तो यह सब कुछ पता नहीं चलता है, यानी उनको ईमेल भेज दिया हो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इन्होंने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस को अपॉइंट करना है और वह देहातों में जाकर के खाता धारक को हेल्प करेंगे तो इनका केवाईसी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोरोना के ऊपर आता हूँ। मैंने 2-3 बार आपको कोरोना के बारे में कहा है, लेकिन लेटेस्ट जो अपडेट है वो मई 25 का जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड आया है वह आया है कि भाई केसेस कितने, 2 लाख विश्व में। उसमें से जो थाईलैंड का केस है वो बहुत गंभीर है, 1,80,000 के ऊपर है एक्टिव केसेस। ब्राज़ील के कुछ 8,500 है और जो यूके के है वो करीब 5,000। तो मैं दुनिया की बात करता हूँ तो भाई भारत की क्या स्थिति है। करीब भारत में एक्टिव केसेस 7,500 है, लेकिन जो डेथ हुए हैं वो डेथ की संख्या भी 100 के आसपास करीब पहुंच गई है। यानी एग्जैक्ट फिगर जो मुझे मिली है उसके हिसाब से 97 है। चलिए एक अच्छी बात बताता हूँ। आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन, बिजली बनाना, या तो वो पानी से बनता है या तो कोयले से बनता है। वो ट्रेडिशनल है, सालों से इसी तरह से चलता है। कोयले में तो खर्च भी ज़्यादा होता है। तो इसमें एक नया प्रकार आया है, रिन्यूएबल एनर्जी। इस रिन्यूएबल एनर्जी के 2 प्रकार हम जानते हैं। एक, अगर शायद आपने किसी दरिया के किनारे या किसी हिल स्टेशन पर बड़े बड़े पंखे देखे होंगे, वो पंखे घूमते रहते हैं और उसमें से बिजली उत्पन्न होती है, उसे कहा जाता है विंड एनर्जी। और हर घर सूर्य की सोलर पैनल द्वारा बिजली का उत्पादन, वो दूसरा एक रिन्यूएबल एनर्जी का तरीका है। तो जो आज की स्थिति है उसमें विंड एनर्जी जो है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी की हमारी जो कैपेसिटी है उसमें 11% हमें विंड एनर्जी हवा से, यानी वो जो पंखे घूमते हैं जो मैंने कहा, उसके आधार पर जो बिजली का उत्पादन होता है वह 11% है। और अगर हम सोलर का देखें तो हमारे देश में करीब 23% सोलर एनर्जी का हमारा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम अलग अलग एक साल का 2025 यानी फाइनेंशियल ईयर 25 यानी 24-25, इसमें विंड एनर्जी में से क्या स्थिति आई है हमारी, 50,000 मेगावाट। 2025 की बात कर रहा हूँ, यानी मार्च 2025 तक। तो ये साल में ऐड कितना हुआ, तो भाई 4,000 मेगावाट का एडिशन हुआ है बिकॉज ऑफ विंड एनर्जी, यानी पंखे वाला जो मैंने कहा। फिर सोलर एनर्जी का अगर देखें तो 1,00,000 मेगावाट से भी ज़्यादा इतना सोलर एनर्जी हमें मिला है। और एक साल में कितना बढ़ा, तो करीब 24,000 मेगावाट का बिजली का उत्पादन बढ़ा है। यानी हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। यानी सौर ऊर्जा ये हमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का पैदावार दे रही है। चलो इसी तरह से हम आगे बढ़े, विकास हो। वैसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है कि भाई हम 2047 यानी 2047 में विकसित भारत बनेगा, तो उस वक्त हमारा ये रिन्यूएबल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगा, यानी कोयले से वाला या तो हाइड्रो वाला नहीं होगा, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। इन्हीं शब्दों से साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।